हेलो फ्रेंड्स, लीगल एस्पेक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर 6 को, यानी ऑर्डर 6 हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और ये प्लीडिंग्स के बारे में है कि जनरल प्लीडिंग कैसे तैयार होती हैं, कैसे उनके जो प्लीडिंग्स बनाने के, प्लीडिंग्स को ड्राफ्ट करने के जो जनरल नियम हैं वो इस ऑर्डर 6 में बताए गए हैं। प्लीडिंग क्या होती है? इस ऑर्डर में देखिए 18 रूल्स हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा वीडियो है ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और इसमें अपन 1 से लेकर और ये 14 तक रूल्स इसमें पढ़ेंगे और शेष जो 4 रूल्स हैं वो इसके सेकंड वीडियो में आपको पढ़ने को मिलेंगे। ऐसा मैंने इसलिए किया है कि ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें कुछ मोटी मोटी बातें बताई गई हैं, लेकिन ये जो सेकंड पार्ट है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो पीछे के 4 रूल्स हैं ये हम अलग से इसमें पढ़ेंगे ताकि उनको थोड़ा और डिटेल में हम पढ़ सकें और आपको समझ में आ सके। तो इस तरह इस ऑर्डर में 18 रूल्स हैं और ये जो ऑर्डर है ये यहाँ से प्लेंट की शुरुआत होती है। आप लोग जानते हैं कि हमने सेक्शन 26 पढ़ा और जिसमें ये कहा गया कि किसी भी वाद पत्र, किसी भी वादी को अपना सूट जो है वो शुरू करने के लिए कोर्ट में एक प्लेंट दाखिल करना पड़ेगा और वहाँ से इस मुकदमे की शुरुआत होगी। तो केवल ये पूरी सीपीसी में ये केवल एक धारा 26 है जो इसे प्लेंट और सूट इन सब के बारे में बात करती है कि ये कैसे इंस्टीट्यूट होगा। बाकी सारी बातें जो डिटेल है वो हमको ऑर्डर्स में ही देखने को मिलती है। अब जो धारा 26 है वो ये कहती है कि सूट किस तरह हम इंस्टीट्यूट करेंगे और इंस्टीट्यूट करके ये हमारा जो प्लेंट इंस्टीट्यूट करके हमारा ये सूट शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले बात आती है कि ये जो प्लेंट है इसकी हम ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे और ये प्लीडिंग्स होती क्या हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। और ये जो हमारा रूल 1 है इसका ये कहता है कि प्लीडिंग शैल मीन्स प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट, यानी प्लेंट तो प्लेंटिफ दाखिल करता है कोर्ट में और रिटर्न स्टेटमेंट जो हमारा प्रतिवादी है, डिफेंडेंट है, वो दाखिल करता है। तो इन दोनों को मिला के हम इनको प्लीडिंग्स बोलेंगे। अभिवचन से वाद पत्र या लिखित कथन अभिप्रेत होगा। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? अब देखिए ये हमारे महादेव जी हैं, ठीक है। महादेव जी के प्लॉट पर किसी ने कब्जा कर लिया। अब महादेव जी त्रिशूल लेकर बैठे हुए हैं, इनको गुस्सा आ रहा है कि अब क्या किया जाए, प्लॉट पर किसी ने कब्जा कर लिया है। तो महादेव जी अपने वकील साहब से मिलने के लिए जाते हैं। ये आ गए महादेव जी वकील साहब के पास और वकील साहब जो है इनका प्लेंट, ये जो वाद पत्र है, प्लेंट यानी ये जो वाद पत्र है इसको ये तैयार करेंगे। क्योंकि सबसे पहले जो सीपीसी की शुरुआत, जो प्रोसीजर है किसी भी मुकदमे का, वो कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से शुरू होगा कि महादेव जी के प्लॉट पर किसी ने कब्जा कर लिया। अब महादेव जी सबसे पहले क्या करेंगे? वकील साहब के पास आएंगे और वकील साहब क्या करेंगे? वाद पत्र को तैयार करेंगे, प्लेंट को। तो प्लेंट में हम क्या क्या बातें लिखेंगे और क्या क्या बातें नहीं लिखेंगे यही हमको इस ऑर्डर 6 में बताया गया है। तो 2 तरह के रूल्स हमको इसमें पढ़ने को मिलेंगे कि हमें इसमें क्या लिखना है, क्या हमको इसमें रिटर्न करना है और क्या हमको रिटर्न इसमें नहीं करना है। ये दोनों बातें हमको इस ऑर्डर 6 में मिलेंगी। तो एक तो प्लेंट में क्या क्या चीज़ों को रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। ये क्या क्या चीज़ों को रिटर्न इसमें किया जाएगा ये बातें इसमें लिखनी पड़ेंगी।
और फिर ये जो हमारा ऑर्डर 6 है ये अमेंडमेंट के बारे में बातें करता है कि अगर प्लेंट में कोई गलती हो जाती है तो उसका अमेंडमेंट हम किस तरह तैयार करेंगे। तो दो मेन बातें इस ऑर्डर में बताई गई हैं। पहला तो तैयारी के बारे में कि तैयार कैसे करना है, और इसका जो अमेंडमेंट वाला पार्ट की अगर तैयारी में कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई गलती इस प्लेंट की ड्राफ्टिंग में रह जाती है और कोर्ट में हम इस प्लेंट को पेश कर देते हैं, तो फिर क्या इसमें कोई अल्टरेशन हो सकता है, कुछ हम डिलीट करना चाहें तो क्या वो डिलीट हो सकता है। तो इस बदलाव को ही हम अमेंडमेंट कहेंगे। तो ये जो अमेंडमेंट है ये ऑर्डर 6 और रूल 17 में दिया गया है। ठीक है, ऑर्डर 6 रूल 17, और इस ये ऑर्डर 6 रूल 17 है, यही इस ऑर्डर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर किसी प्लेंट में गलती हो जाए तो वो पार्टी क्या कर सकती है, या प्लेंट में ही गलती की जरूरत नहीं है, मान लीजिए जो प्रतिवादी है, जो डिफेंडेंट है, उसके WS में गलती हो जाती है, तो WS में जो गलती हो जाएगी तो वो भी ऑर्डर 6 रूल 17 से ही अमेंडमेंट उसमें किया जाएगा। तो ये बात आ गई आपको कि जो हमारा ऑर्डर 6 रूल 17 है, ये इसकी प्रैक्टिकल महत्ता बहुत ज़्यादा है। अगर आप एडवोकेट हैं तो आपको ऑर्डर 6 रूल 17 के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन हम ये दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम इस प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट के इन बातों को देखेंगे कि इसमें क्या क्या लिखना चाहिए, क्योंकि जो ही आप एडवोकेट बनते हैं तो या एडवोकेट आप बनते हैं तो कोई पार्टी आपके सामने आती है, तो वो फिर दावे को आप कैसे ड्राफ्ट करेंगे उसके नियम तो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर नियम पता होंगे तभी आप उसको ड्राफ्ट कर पाएंगे, अदरवाइज तो आप ड्राफ्ट नहीं कर पाएंगे। और शुरू में मान लीजिए आप जूनियर एडवोकेट हैं तो आप किसी भी प्लेंट को पढ़ेंगे तो किन किन रूल्स के आधार पर वो प्लेंट तैयार किया गया है वो आपको इसी ऑर्डर 6 से समझ में आएगा कि प्लेंट को पढ़ के कि क्या क्या बातें इस रूल के हिसाब से लिखी गई। तो ये जो रूल नंबर 2 है ये हमारा ये कहता है कि एवरी प्लीडिंग शैल कंटेन ओनली ए स्टेटमेंट इन कंसाइज फॉर्म ऑफ द मटेरियल फैक्ट। अब ये जो सारवान बातें हैं, अब महादेव जी आके ये कहते हैं कि मेरे प्लॉट पर कब्जा कर लिया, तो ये इसमें सबसे मटेरियल बात है कि इसमें महादेव जी के प्लॉट पर कब्जा किया गया है। तो ये जो स्टेटमेंट ये कंसाइज फॉर्म में हम प्लेंट में लिखेंगे कि महादेव जी के प्लॉट पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, which the party relies for his claim or defense as the case may be but not the evidence। अब इसमें क्या बात नहीं लिखेंगे, एविडेंस नहीं लिखेंगे, केवल हम वो बात लिखेंगे जो पार्टी जिस पर भरोसा करती है, चाहे वो अपना प्लेंट के रूप में क्लेम हो, चाहे फिर वो अपना डिफेंस में WS में लिख रही हो। तो यहाँ महादेव जी जो है ये वकील साहब को कह रहे हैं कि एक आदमी ने मेरे प्लॉट पर कब्जा कर लिया है। तो ये जो स्टेटमेंट है महादेव जी का प्लॉट पर कब्जा करने का, ये कंसाइज फॉर्म में यानी संक्षिप्त रूप से ये मटेरियल फैक्ट है, ये हम यहाँ लिखेंगे। लेकिन अब जो प्लॉट है इस फैक्ट को लिखने से कि महादेव जी कहते हैं कि मेरे प्लॉट पर किसी ने कब्जा कर लिया, लेकिन हमको ये बात लिखने से पहले ये तो बताना पड़ेगा ना कि ये प्लॉट कहाँ पे था, कितने साइज का था, कहाँ से महादेव जी के स्वामित्व में ऑनरशिप में आया था, ये सारी बातें लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये भी मटेरियल फैक्ट हो गए, तो इनका भी हमको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो ये रूल 2 जो है इसी बारे में बात करता है। अब ये जो रूल नंबर 2 है, ये 2 में ये 3 इसके सब रूल है। तो ये कहता है एवरी प्लीडिंग शैल बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स नंबर्ड ईच एलिगेशन। अच्छा, एक तो ये पैराग्राफ में डिवाइड होगा, यानी हमने पैरा नंबर 1 लिखा, फिर पैरा नंबर हमने 2 लिखा, फिर पैरा नंबर हमने 3 लिखा, ये, और फिर हमने इसको नंबरिंग कर दी, नंबर्ड 1 2 3 4 5, ऐसे हम उस
प्लेंट की नंबरिंग करते चलते हैं। मैंने आपको पार्टीशन का दावा लिखना सिखाया था कि प्लेंट कैसे उसकी ड्राफ्टिंग होती है, तो उसमें मैंने ये सारे पैराग्राफ वाइज मैंने ये लिखे थे। तो इसमें ये पैराग्राफ जो है ये लिखा जाएगा। ईच एलिगेशन, जो भी एलिगेशन हम उस पर लगा रहे हैं, जैसे ये 1 नंबर में हम लिख देंगे कि मैं महादेव पुत्र श्री ये यहाँ का निवासी हूँ, एक में ये आ जाएगा। फिर 2 नंबर में ये आ जाएगा कि मेरा एक प्लॉट और कैलाश पर्वत पर स्थित था, जिसका ये ABCD लिख देंगे, जिस पर ABCD मार्का था और जिसका ये नाप था ऐसे, है ना, AB नाप इतना और C से D नाप इतना, A से D नाप इतना और ये A से B नाप इतना। तो ये हम लिख देंगे और फिर हम कोई लैंडमार्क बताएंगे वहाँ पे, क्योंकि लैंडमार्क बताना जरूरी होता है कि हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अदरवाइज कैलाश पर्वत पर ABCD तो हम पहचानने से रहे, ठीक है, तो हमको लैंडमार्क बताना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा लैंडमार्क था जिसके पास महादेव जी का A से ABCD प्लॉट स्थित था। तो ये बताना पड़ेगा अपन को। फिर 3 नंबर में बताएंगे कि महादेव जी के पास ये कहाँ से आया, कैलाश पर्वत पर ये जो इनका प्लॉट था ये कहाँ से आया, उसका स्वामित्व था या ये कब्जाधारी थे, इनके पास पोजीशन था, क्या स्थिति थी। तो ऐसे हम पॉइंट्स में अपनी बात को लिखते चले जाएंगे। एज इज कन्वीनियंट कंटेंट इन ए सेपरेट पैराग्राफ, और जैसे जैसे ये हमें को कन्वीनियंट लगता है ऐसे ऐसे हम ये सेपरेट पैराग्राफ इसके बनाते चले जाएंगे। इसके बाद ये तीसरा पॉइंट है, डेट्स सम्स एंड नंबर्स बी एक्सप्रेस्ड इन ए प्लीडिंग इन फिगर्स एज वेल एज वर्ड्स। अब इसमें कोई रुपए की बात अगर आती है, मान लो महादेव जी कहते हैं कि मैंने ये प्लॉट जो है वो 5,000 रुपए में, 5,000 रुपए में ये खरीदा था। तो ये 5,000 जो रुपए है ये एक तरह से ये सम हो गई। इसको हम इस तरह नंबर्स में भी लिखेंगे और साथ में हम इसको फिगर्स में भी लिखेंगे, 5,000। ठीक है, आई बात समझ में। तो कहने का मतलब है कोई भी अगर डेट आ रही है या कोई सम आ रही है तो उसको फिगर्स में और वर्ड्स में, या कोई नंबर आ रहा है तो इन तीनों को ही हम फिगर्स में और वर्ड्स में लिखते चलेंगे। तो ये हम उसको इस तरह इस प्लेंट की हम ड्राफ्टिंग करते चलेंगे। क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में प्लेंट की ड्राफ्टिंग आती है तो इसलिए ये ऑर्डर 6 के जो नियम हैं ये आपको समझने जरूरी हैं। इससे क्या होगा कि अगर आपने कोई प्लेंट नहीं लिखा है, आप कोई रट्टू तोते की तरह कोई रट्टाफिकेशन किसी प्लेंट का नहीं करते हैं, लेकिन आपको ये अगर नियम पता है तो आप इस प्लेंट की ड्राफ्टिंग एग्जाम में कर लेंगे। तो इसलिए ये नियम जो है ये मैं आपको समझा रही हूँ। अब अगर आता है हमारा रूल नंबर 3, forms of pleading, the form in appendix A when applicable and where they are not applicable, form of the like character as nearly as may be shall be used for all the pleadings। यानी जो अपेंडिक्स ए है ये, इसमें हमारा ये एक परफॉर्मा जो है इसका ये फॉर्म दिया हुआ है और इसमें प्लेंट का जो एक जनरल फॉर्म है इसका परफॉर्मा प्लेंट का वो दिया हुआ है। तो ये कहता है फॉर्म, ये जो रूल नंबर 3 है वो ये कहता है कि ये जो अपेंडिक्स ए में जो परफॉर्मा प्लेंट का दे रखा है, तो ये क्योंकि अलग अलग तरह के हमारे पास प्लेंट आते हैं, कुछ हमारे पास पार्टीशन के प्लेंट आते हैं, ठीक है, पार्टीशन के प्लेंट आते हैं हमारे पास, फिर हमारे पास परमानेंट इंजेक्शन के प्लेंट आते हैं, परमानेंट इंजेक्शन, फिर हमारे पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के दावे आते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के हमारे पास अडॉप्शन सूट आते हैं, और हमारे पास ये सेल डीड कैंसिलेशन के दावे आते हैं और ईजमेंट के दावे आते हैं, ईजमेंट्री राइट के लिए, ठीक है। तो कई तरह के प्लेंट आते हैं। तो ये कहता है कि ये जो परफॉर्मा है ये जिस पर अप्लीकेबल होता है उसको, जैसा मान लो उसके तथ्य दिए हुए हैं और ये किसी पर्टिकुलर टाइप के प्लेंट पर अप्लीकेबल होता है कि उसकी लैंग्वेज इस तरह से सेट होती है, तो इस अपेंडिक्स ए के अनुसार ले लेंगे।
और अगर ये अलग अलग तरह के ये प्लेंट मैंने कई सारे बताए हैं, उन प्लेंट्स पर इसकी जो लैंग्वेज है वो सेट नहीं होती है और नॉट अप्लीकेबल आ रही है कि ये नहीं है, तो इसमें हम इसको नियरली एज मे बी शैल बी यूज्ड, यानी जो लाइक करेक्टर के जो मतलब एक जैसे जो हैं प्लेंट हैं और उन पर हालांकि पूरी तरह तो उसकी लैंग्वेज सेट नहीं होती है, लेकिन हम उतनी लैंग्वेज इसकी काम में ले लेंगे जितनी सेट हो रही है। ये आप एक बार अपेंडिक्स ए का जो परफॉर्मा है वो आप देख लीजिए, और इसमें जो परफॉर्मा बता रखा है वो एक स्पेसिफिक प्लेंट को लेकर बता रखा है, तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अलग अलग जो ये प्लेंट होते हैं इनकी थोड़ी सी लैंग्वेज जो है वो अलग अलग हो जाती है। तो अपेंडिक्स ए में जो परफॉर्मा दिया हुआ है, अगर कोई पर्टिकुलर सूट है और वो उस हिसाब से हमारा ड्राफ्ट हो पा रहा है तो ठीक है, वो अप्लीकेबल हो जाएगा वहाँ पे। और दूसरी तरह का सूट है और हमारे ये जो अपेंडिक्स ए की लैंग्वेज अलग है, तो वहाँ पर ये लैंग्वेज नॉन अप्लीकेबल होगी। लेकिन ये जो रूल नंबर 3 है वो ये कह रहा है कि जितनी भी पॉसिबल है उतनी लैंग्वेज इसमें से हम उठाकर यूज उस प्लीडिंग्स के लिए हम कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा रूल नंबर 3 है, ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, केवल अपेंडिक्स ए में एक प्लेंट के परफॉर्मिंग के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद आता है रूल नंबर 4। ठीक है, तो ये जो रूल नंबर 4 है ये कहता है कि एक तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है कि ये जो मिस रिप्रेजेंटेशन, मान लो कोई प्लेंटिफ ये कहता है कि मेरे साथ मिस रिप्रेजेंटेशन करके और कोई रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये स्पेलिंग आप देख लेना, ये ढंग से लिखी नहीं जा रही है। तो रिप्रेजेंटेशन है, फिर फ्रॉड के मुकदमे हैं, फ्रॉड मान लो उसमें कोई बात आ रही है कि फ्रॉड करके कुछ किया गया है, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया है, या विलफुल डिफॉल्ट किया गया है, या अनडू इन्फ्लुएंस किया गया है। तो अगर किसी प्लेंट में या कोई पार्टी आकर ये इस तरह के तथ्य बताती है कि मेरे साथ इस तरह की घटना हो गई फ्रॉड करके, या मान लो मेरे साथ चीटिंग करके और ये मेरा प्लॉट बेच दिया, तो इस तरह की बात अगर आती है तो उसका भी हम फैक्ट उसमें लिखेंगे प्लेंट में। एक जो पैरा है वो हम इन्हीं चीज़ों का, कपट, न्यास भंग, जानबूझकर किए गए व्यतिक्रम, इन्हीं का इसमें बनाएंगे। तो ये रूल नंबर 4 कहता है particulars to be given where necessary in all cases in which the party pleads about fraud, breach of trust, etc. ठीक है, तो यहाँ मान लो अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि एक आदमी ए है और इसने एक एग्रीमेंट लिखा बी के साथ, एग्रीमेंट, ठीक है, और एग्रीमेंट लिख के और इसको एक फ्लैट जो है ये बेचता है। ए ने बी से रुपए प्राप्त कर लिए और इसको एक एग्रीमेंट लिख दिया और एक फ्लैट बेच दिया। अब इस ए के मन में बेईमानी आ जाती है और ये क्या करता है, ये इस सी आदमी को ये दोबारा बेच देता है। ये दोबारा इस फ्लैट का, ये जो फ्लैट हमने बता रखा है इसका, ये इसको सेल कर देता है दोबारा और दोबारा इससे पैसे ले लेता है। अब ये जो बी आदमी है इसके साथ तो बेचारे के साथ चीटिंग हो गई कि पहले इससे भी पैसे प्राप्त कर लिए और इसको फ्लैट दे दिया, और लेकिन बाद में सी को बेच दिया। ठीक है, तो इसके तो पैसे भी डूब गए इस बी के और इसको फ्लैट भी नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में ये एक प्लेंट मान लो पेश करता है, एक सूट पेश करना चाहता है और वो सूट जो है वो प्लेंट पेश करके शुरुआत उसकी होती है, तो वहाँ इसके साथ जो चीटिंग हुई है और ये जो इसका एग्रीमेंट तोड़ दिया गया है, इसने चीटिंग भी हुई है इसके साथ और साथ में इसका जो एग्रीमेंट है वो भी इसने तोड़ दिया है क्योंकि अब ये इसकी रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है। तो वो जो प्लेंट ये पेश करेगा, भले ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ये पेश करे या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का पेश करे, तो दोनों ही परिस्थिति में ये इन तथ्यों को लिखेगा कि किस तरह उसके साथ ये फ्रॉड किया गया है। तो ये रूल नंबर
4 ये कहता है कि अगर ऐसा कोई बात, कोई तथ्य आता है उस प्लेंटिफ की तरफ से, वादी की तरफ से, या मान लीजिए डिफेंडेंट ऐसे तथ्यों को लिखना चाहता है कि उसके साथ कोई फ्रॉड हो गया है, तो वो भी अपने रिटर्न स्टेटमेंट में लिख सकता है। तो ये जो रूल्स हैं ये दोनों पर ही लागू होते हैं, भले ही वो प्लेंट हो और भले ही वो WS हो यानी रिटर्न स्टेटमेंट हो। तो ये हमारा रूल नंबर 4 कहता है। एक बार हम वापस रिपीट कर लें, जो 1 नंबर प्लेंट है, 1 नंबर रूल है, वो प्लेंट के और रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में बात करता है कि प्लीडिंग से हमारा यहाँ क्या मतलब है कि प्लीडिंग। अब देखिए इन्होंने प्लीडिंग की कोई परिभाषा नहीं दी है, लेकिन उसमें केवल प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट को इंक्लूड किया है, अदरवाइज उन्होंने उसको कोई डिफाइन नहीं किया है किसी लीगल टर्म में, ठीक है। लेकिन एक बार CPC को शुरुआत में पढ़ते वक्त हमको ज़्यादा इन परिभाषाओं में उलझना नहीं है। आप ये देख पा रहे होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा आपको इसमें केस लॉ भी नहीं बता रही हूँ, और इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा डीप में लेकर नहीं जा रही हूँ। वो इसलिए है कि CPC अपने आप में बहुत लेंदी है। अगर हम उसके अंदर पहले ही राउंड में अगर हम ज़्यादा डीप में चले गए तो CPC फिर समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम एक बार मोटा मोटा CPC का खाका अपने दिमाग में खींचना चाहते हैं कि वास्तव में इसके ये ऑर्डर्स में और ये जो रूल्स हैं इनमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने रूल नंबर 1 भी पढ़ा, 2 पढ़ा, तो उनमें वही जनरल बातें बताई जा रही हैं और वो ऐसी नहीं है कि हमें समझ में नहीं आ सके। तो अब ये हमारा रूल नंबर 5 जो है, 5 नंबर जो रूल है वो डिलीट हो चुका है, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा है, वो डिलीट हो चुका है। अब हमारा रूल नंबर आता है 6। ये जो 6 नंबर हमारा जो रूल है ये कंडीशन प्रीसिडेंट की बात करता है। कंडीशन प्रीसिडेंट, कंडीशन प्रीसिडेंट क्या होती है कि कंडीशन प्रीसिडेंट को हम ये कह सकते हैं कि कोई भी काम करने से पहले अगर किसी पार्टी को कोई कंडीशन फुलफिल करनी हो और उसके बाद वो एक्ट होना हो, जैसे ये कंडीशन है और ये कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो उसके बाद जो है ये हमारा A नंबर एक्ट किया जाएगा। तो ये एक कंडीशन है और ये हमारा A एक्ट है। तो ये A जो एक्ट है ये होने से पहले इस कंडीशन को पूरा करना होता है, तो इसलिए इस कंडीशन को हम कंडीशन प्रीसिडेंट बोलेंगे, ठीक है। या यूं आप इसको समझ सकते हैं कि ये 2 एक्ट हैं, मान लीजिए हमारे पास ये एक्ट नंबर A है, ये B है, क्योंकि मैंने इधर A लिख दिया ना, तो ये एक्ट नंबर B है और ये एक्ट नंबर A है, ठीक है। और इसको अपन यूं समझ लेते हैं कि एक किराएदार से ये मकान हम खाली करवाएंगे। मान लीजिए M एक किराएदार है और पहले इस M किराएदार से ये मकान खाली होगा और खाली होने के बाद ये मकान इसको बेचा जाएगा। तो बेचने की जो क्रिया है ये A नंबर है और मकान खाली करवाने की जो क्रिया है वो B है। तो ये जो B क्रिया है मकान खाली करवाने की, ये कंडीशन प्रेसिडेंट है, क्योंकि बेचान तब तक नहीं हो सकता जब तक मकान खाली नहीं होगा। तो ये कंडीशन प्रेसिडेंट हो गई, ठीक है। अब कई बार ऐसे मामले आते हैं जिनमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो तब पूरा होता है कि जब हम इस कंडीशन प्रेसिडेंट को पूरा कर लें, ठीक है। तो यहाँ इसी कंडीशन प्रेसिडेंट की बात कही गई है कि एनी कंडीशन प्रेसिडेंट द परफॉर्मेंस और ऑकरेंस ऑफ विच इज इंटेंडेड टू बी कंटेस्टेड शैल बी डिस्टिंक्टली स्पेसिफाइड इन द प्लीडिंग। अब कोई व्यक्ति अपना दावा लेकर आता है और वो ये कहता है कि मैंने अपनी शर्त जो है ये B नंबर जो कंडीशन प्रेसिडेंट थी ये मुझे पूरी करनी थी, ये मैंने पूरी कर दी, और अब जो है दूसरी पार्टी इस कंडीशन को पूरा नहीं कर रही है, तो अब उसने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया है, इसलिए इसकी पालना कराई जाए। तो इस तरह के दावे आ जाते हैं। तो ये रूल नंबर 6 ये कहता है कि उस प्लेंट में अगर वो पर्टिकुलर दावा
उसमें कोई बात ऐसी आ रही है उस कॉन्ट्रैक्ट में या उनकी जो पार्टियों के बीच में घटना हुई उसमें कंडीशन प्रेसिडेंट का की कोई बात अगर उठ रही है तो एक पैरा में हम इसको अलग से लिख देंगे, डिस्टिंक्टली स्पेसिफाइड इन द प्लेडिंग। यानी प्लेंट में या प्लेंट में अगर कोई बात आ रही है तो हम उसको प्लेंट में लिख देंगे, या रिटर्न स्टेटमेंट में आ रही है तो रिटर्न स्टेटमेंट में हम लिख देंगे। इसको एक एग्जांपल से आप और समझ लो। कैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, इसको मैं मिटा देती हूँ और फिर इसको ये इसको फिर हम ये लिखेंगे कि ये हम लिखेंगे इसको कि एक आदमी ने ये जेड एक आदमी है, ठीक है, ये जेड आदमी है, ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा करता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा करता है। अब ये आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा क्या होता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के दावे को मैं शॉर्ट में यूं समझा देती हूँ कि ए आदमी जो है वो बी को एक मकान बेचता है, या अपन इसको जेड ही मान लें कि ये मान लीजिए आप इसको, ये जेड है और ये वाई आदमी से या एक्स आदमी से इसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ये एक्स जो है इसको एक प्लॉट बेचता है, लेकिन केवल एग्रीमेंट करता है, और एग्रीमेंट करता है ये, ठीक है, और मान लो 10 लाख रुपए में ये इसको बेचा। तो इसने एक्स ने अपना प्लॉट दे दिया और जेड को क्या पेमेंट देना था, तो जेड ने 9 लाख रुपए का पेमेंट इसको कर दिया। अब बाकी बातें ये तय हुई कि जब 1 लाख रुपए जेड दे देगा तब एक्स उसकी रजिस्ट्री इसके पक्ष में करवा देगा। तो जो शर्त है वो पहले किसको पूरी करनी है? वो पहले इस जेड को पूरी करनी है। और कौन सी शर्त है? कि उसको 1 लाख रुपया इसको देना है। जब ये 1 लाख रुपया इसको दे देगा तब ये इसकी रजिस्ट्री करवा देगा। अब ये 1 लाख रुपया देने की जो बात है ये कंडीशन प्रेसिडेंट हो गई। अब इस जेड ने और एक्स को पैसा दे दिया 1 लाख रुपए, लेकिन अब ये रजिस्ट्री फिर भी नहीं करवा रहा। तो जेड जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा लेकर आता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब है कि वो जो पर्टिकुलर कार्य है उसको पर्टिकुलर रूप से पूरा करवाना, स्पेसिफिक रूप से उसकी पालना करवाना, ठीक है। स्पेसिफिक क्या हो गई कि उसकी सेल डीड करवानी है, कि मेरे पक्ष में इसको सेल डीड करना है। पैसे मांग नहीं रहा है, पैसे नहीं मांग रहा है, क्योंकि अगर पैसा अगर मांगा तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा नहीं हुआ। वो ये कह रहा है कि आपको ये पर्टिकुलर एक्ट जो है रजिस्ट्री कराने का वो काम पूरा करना है, इसलिए इसको दावे को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा हम बोलेंगे। और इसमें ये जेड अपने प्लेंट में ये लिख कर आता है कि मैंने जो कंडीशन प्रेसिडेंट थी 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की, वो मैंने पूरी कर दी, और वो कंडीशन प्रेसिडेंट पूरा करने के बावजूद ये मेरे सेल डीड नहीं करवा रहा है, तो ये करवाई जाए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कंडीशन प्रेसिडेंट की बात अगर आती है और प्लेंट में आती है या डिफेंडेंट में आती है, तो वो उसका भी एक उल्लेख जो है फैक्ट के रूप में उसे अपनी प्लीडिंग में करेंगे, अपने प्लेंट में या रिटर्न स्टेटमेंट में लिखेंगे, और एक अलग से पैरा बनाएंगे और उस पैरे में वो अपनी बात इस कंडीशन प्रेसिडेंट के बारे में भी लिख देंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आता है रूल नंबर 7। अब रूल नंबर जो 7 है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये 7 नंबर का जो रूल है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये डिपार्चर के बारे में बात करता है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं सिविल में, तो ये जो डिपार्चर वाला जो रूल है ये आपको बहुत अच्छे से
ध्यान में रख लेना चाहिए और पढ़ लेना चाहिए। ये क्योंकि ये इस जो हमारे सिविल मुकदमे हैं उनका ये आधार है। और आधार क्या है, ये रूल ये कहता है कि चाहे कोई वादी हो यानी प्लेंटिफ हो और प्रतिवादी हो, तो वो जो है वो अपने प्लीडिंग से बाहर नहीं जा सकते। ये नियम ये कहता है। आप लोग जब कभी एडवोकेट्स की बहस सुनेंगे कोर्ट में, तो वो बहस करेंगे कि साहब ये जो एविडेंस प्लेंटिफ ने पेश की है, मान लीजिए डिफेंडेंट तर्क रखता है, तो वो ये कहता है कि ये जो प्लेंटिफ है इसने ये जो एविडेंस कराई है ये उसकी प्लीडिंग के बाहर है, और ऐसी अगर एविडेंस करवाई जाती है तो वो बाहर निकाल दी जाएगी, तो सुनवाई से बाहर निकाल दी जाएगी। तो ये कौन से नियम के तहत निकाली जाती है, वो इस रूल नंबर 7 के तहत निकाली जाती है। और सिविल में ये एक बेसिक रूल है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट अपनी प्लीडिंग से बाहर नहीं जा सकते, यानी वो डिपार्चर नहीं हो सकते उस प्लीडिंग से। और यही बात इस रूल नंबर 7 में कही गई है। नो प्लीडिंग शैल एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट रेज एनी। अब ये इसको तो अपवाद मान लो आप, ये इसको तो एक बार रहने दो, ठीक है। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, नो प्लीडिंग शैल रेज एनी न्यू ग्राउंड ऑफ क्लेम और contain any allegation of fact inconsistent with the provision with the previous pleading of the party pleading the same। यानी जो प्लीडिंग उन्होंने पहले ली है उसके इनकंसिस्टेंट वो कोई भी नया फैक्ट, नया ग्राउंड, नया क्लेम नहीं ला सकते। लेकिन एक इसका एक्सेप्शन दिया हुआ है, वो क्या है, अमेंडमेंट। यानी फिर अगर उससे परे जाना है तो पार्टीज को क्या करवाना पड़ेगा, अपने प्लेंट में या डिफेंडेंट में अमेंडमेंट करवाना पड़ेगा। और वो अमेंडमेंट कौन सी रूल के तहत किया जाएगा, ऑर्डर 6 रूल नंबर 17। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि रूल नंबर 7 डायरेक्टली रूल नंबर 17 से जुड़ा हुआ है कि आप अपनी प्लीडिंग से बाहर नहीं जा सकते, डिपार्चर नहीं कर सकते आपको इसलिए वकील का जो काम है वो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आपने दावा जो प्लेंट है वो पहले ही अगर ध्यानपूर्वक ड्राफ्ट नहीं किया है, तो ये जो रूल नंबर 7 है ये बाद में आपके सारे कामों को रोक देगा और आपको कोई नया तर्क नहीं रखने देगा, ना ही आपको कोई नया एविडेंस देने देगा, ये सारे नियम रोक देगा। इसलिए ये बेसिक रूल है, ये 7 जो रूल है ये बहुत बेसिक रूल है और आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट अपनी प्लीडिंग से बाहर नहीं जा सकते, अपील तक भी नहीं जा सकते, निर्णय तक ट्रायल कोर्ट में नहीं जा सकते, इसके बाद अपील में कोई नया तर्क नहीं उठा सकते, कुछ नहीं कर सकते वो। इसलिए अगर आपको सिविल में प्रैक्टिस करनी है तो इस फर्स्ट रूल को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। नो प्लीडिंग शैल रेज एनी न्यू ग्राउंड ऑफ क्लेम और कंटेन एनी एलिगेशन ऑफ फैक्ट इनकंसिस्टेंट विद द प्रीवियस प्लीडिंग। ये जो इनकंसिस्टेंट शब्द है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी इनकंसिस्टेंट बात जो है अपनी प्रीवियस प्लीडिंग से नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये रूल नंबर 7 जो है ये आपको याद कर लेना है। अब आता है रूल नंबर 8, डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, मान लो कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित कोई मुकदमा है हमारे पास, तो डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर कोई बात आती है तो वो भी आपको अपने प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में लिखनी पड़ेगी। वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट इज रिलीज्ड in any pleading, a bare denial of the same by the opposite party shall be construed only as a denial in fact of the express contract or implied, and not as a denial of the legality or sufficiency in law of such contract। यानी जहां हम कॉन्ट्रैक्ट का डिनायल कर रहे हैं तो आपने अगर सिंपल डिनायल कर दिया है तो वो सिंपल डिनायल एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का ही डिनायल माना जाएगा। उस कॉन्ट्रैक्ट की लीगलिटी पर प्रश्न नहीं उठाए जा सकते और सफिशिएंसी इन लॉ पर प्रश्न नहीं उठाए जा सकेंगे।
इसलिए एक डिफेंडेंट के रूप में रूल नंबर 8 बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट का कोई मामला आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का कोई प्लेंट आपके खिलाफ पेश हुआ है और आप उस कॉन्ट्रैक्ट की डिनाइल कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो आपको फिर स्पेसिफिक डिनाइल इसमें लिखना पड़ेगा और उसकी लीगलिटी और सफिशिएंसी के बारे में भी सवाल उठाते हुए एक पैराग्राफ में इन बातों के बारे में लिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने नहीं लिखा तो केवल वो सिंपल डिनाइल ही मानी जाएगी और फिर कोर्ट जो है उसकी लीगलिटी और सफिशिएंसी की जांच नहीं करेगा। क्योंकि आप जानते हैं ना, रूल नंबर 7 में हमने क्या पढ़ा, डिपार्चर, कि बाद में आप डिपार्चर नहीं कर सकते। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप फिर उसकी लीगलिटी का प्रश्न नहीं उठा पाओगे। तो यहाँ जो है ये रूल नंबर 8 को भी आपको ध्यान में रखना है कि इन सारी बातों को आपको अपने प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट में पहले से ही लिख लेना है। इसके बाद आता है रूल नंबर 9, इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। अब आपको जो डॉक्यूमेंट का इफेक्ट है वो भी आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन केवल मटेरियल बातों के संबंध में ही। जो मटेरियल बातें हैं प्लेंट के बारे में, केवल आप उन्हीं बातों को इसमें लिखेंगे। व्हेनेवर द कंटेंट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट आर मटेरियल, मान लो व्हेनेवर द कंटेंट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट आर मटेरियल, किसी डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट हैं, कंटेंट का मतलब उसके अंदर जो लिखा हुआ है, जो सामग्री उसके अंदर लिखी हुई है, उसमें जो बातें जो लिखी हुई हैं वो मान लो मटेरियल हैं, तो इट शैल बी सफिशिएंट इन एनी प्लीडिंग टू स्टेट द इफेक्ट देयर ऑफ एज ब्रीफली एज पॉसिबल। यानी आपको पूरे डॉक्यूमेंट को उतारने की जरूरत नहीं है और आप केवल ब्रीफ उसका डॉक्यूमेंट का जो ब्रीफ प्रभाव है वो ही लिखेंगे वहां पर। इट शैल बी सफिशिएंट इन एनी प्लीडिंग टू स्टेट द इफेक्ट देयर ऑफ, जो इफेक्ट है उस डॉक्यूमेंट का वो हमको केवल ब्रीफली लिखना है। तो यहाँ ये जो ब्रीफली शब्द इसमें यूज किया गया है वो इम्पोर्टेंट है। विदाउट सेटिंग आउट द होल और एनी पार्ट देयर ऑफ, पूरा का पूरा जो होल पार्ट है, मतलब उस डॉक्यूमेंट को हम पूरा डॉक्यूमेंट उस प्लीडिंग में नहीं लिखेंगे। हमको केवल क्या लिखना है, हमको केवल शॉर्ट में उस डॉक्यूमेंट के बारे में लिखना है। जैसे मान लो हमारे पास सेल डीड है, ठीक है, तो हम सेल डीड का उल्लेख इसमें करना चाहेंगे कि मैंने ये जो मेरी प्रॉपर्टी है, ये संपत्ति है, वो मैंने इस सेल डीड के जरिए खरीदी है। अब सेल डीड में पूरा 10 पेज का सेल डीड होता है, तो हमको पूरा 10 पेज का सेल डीड अपनी प्लीडिंग में लिखने की जरूरत नहीं है, ये 4 लाइनें ही काफी रहती है। क्योंकि बाद में आप ये पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है ये कोर्ट में पेश करेंगे और कोर्ट पूरा डॉक्यूमेंट जो है पढ़ेगा। तो इसलिए ये कहते हैं कि इसमें आपको पूरा डॉक्यूमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, केवल उसका जो है वो इफेक्ट वो है वो आप इसमें लिखेंगे। अब आता है हमारा रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 मैलिस, ये गलत छप गया है, इसमें मैलिस की बात आ रही है, ठीक है, यानी विद्वेष, ठीक है। तो विद्वेष और नॉलेज के बारे में ये बात करता है कि व्हेनेवर इट इज मटेरियल टू अलेज मैलिस, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, नॉलेज और अदर कंडीशन ऑफ द माइंड, माइंड की कोई कंडीशन हमको लिखनी है अपने उसमें प्लेंट में या रिटर्न स्टेटमेंट में, तो वहां भी हम उसको केवल एज ए फैक्ट जो है एक पैरे में लिख देंगे। यानी हमको देखिए, प्लीडिंग का जो मेन मोटा सिद्धांत है वो ये है कि हमको मुश्किल से 2 या 3 पेज में इस दावे को या जवाब दावे को लिखना चाहिए, मतलब उसको शॉर्ट में ही लिखना है। और दावे में लिखने के लिए हमारे पास इतनी ज़्यादा बातें होती हैं कि हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी बात को हम कितना महत्व दें। तो ये रूल नंबर 10
मैलिस, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, माइंड की जो शक्ति है, माइंड की जो इंटेंशन है, इनके बारे में कोई अगर बात हमको लिखनी है तो यहाँ भी ये कह रहा है कि सफिशिएंट टू अलेज द सेम एज ए फैक्ट विदाउट सेटिंग आउट द सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम विच द सेम इज टू बी इन्फर्ड। यानी हमको पूरी कहानी नहीं लिखनी है कि जैसे हम ये कह रहे हैं कि जो डिफेंडेंट है उसका इरादा फ्रॉड करने का था, ठीक है, तो हमें सिर्फ यही लिख देना है कि उसका जो मंतव्य था वो फ्रॉड करने का था। हमको उसमें 10 पेज लिखकर पूरी कहानी नहीं लिखनी प्लेंट में कि भाई हम कैसे कह सकते हैं कि ये फ्रॉड करने का मंतव्य था उसका। तो हमने उस तथ्यों को कैसे गैस किया कि उसका फ्रॉड करने का इंटेंशन था, वो आधार हमको इसमें नहीं लिखने हैं। हमें तो केवल एक तथ्य लिख देना है कि प्रतिवादी का हमारे साथ फ्रॉड करने का इंटेंशन था। इसके बाद बाकी बातें हम एविडेंस में बताएंगे कि हमने कैसे इसको फ्रॉड माना, ठीक है। ये हम एविडेंस में लिखेंगे। यहाँ तो केवल एक पैराग्राफ में हम उसका इंटेंशन फ्रॉडुलेंट होने का बात यहाँ लिख देंगे। तो सेक्शन, ये रूल नंबर 10 है, ये इसी बारे में बात करता है। इसके बाद आता है रूल नंबर 11, नोटिस के बारे में बात करता है कि बहुत सारे ऐसे दावे होते हैं जिसमें दूसरी पार्टी को नोटिस देना बहुत जरूरी होता है। ये जो सीपीसी की सेक्शन 80 है, अब जैसे गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई आपको दावा पेश करना है तो सीपीसी की ये सेक्शन 80 बताती है कि आपको 2 महीने का नोटिस सरकार को देना पड़ेगा, तभी आप सरकार के खिलाफ कोई प्लेंट पेश कर सकते हैं, कोई सूट आप ला सकते हैं। और अगर आप उसको उसमें से छूट लेना चाहते हैं तो 80(2) में आप उसकी छूट लेंगे। अब ये रूल नंबर 11 ये कहता है कि ऐसे कोई दावे आते हैं जहां नोटिस देना जरूरी हो, तो वहां नोटिस के बारे में हम केवल मटेरियल बात को ही लिखेंगे कि नोटिस देना जरूरी था या नहीं था। जैसे अधिकांश मामलों में, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि नगर पालिका एक बिल्डिंग को तोड़ने के लिए आती है और ये मान लो महादेव जी ने कोई मकान बना रखा था, तो महादेव जी का मकान तोड़ने के लिए नगर पालिका आई। हम महादेव जी भागे भागे वकील साहब के पास गए, उन्होंने बताया, तो वकील साहब ने कहा इसमें तो नोटिस देना पड़ेगा, है ना, ये 80 सीपीसी का, क्योंकि नगर पालिका आपका ये तोड़ने आ रही है। तो महादेव जी कह रहे हैं कि इतना टाइम तो नहीं है, अगर नोटिस दिया 2 महीने का तो तब तक वो साफ करके चले जाएंगे। तो फिर वकील साहब उनको सजेशन दे रहे हैं कि फिर अपन को ये 80(2) की छूट क्लेम करनी पड़ेगी। तो पैरा जो है, हम प्लेंट में इसको क्या लिखेंगे, तो प्लेंट में हम केवल वो मटेरियल बात लिखेंगे कि भाई इसमें हमको धारा 80 सीपीसी का नोटिस 2 महीने का देना जरूरी तो था, लेकिन क्योंकि मामला अर्जेंट नेचर का है इसलिए हम 80(2) की छूट चाहते हैं और हम अर्जेंट प्रकृति का होने के कारण इसमें ये नोटिस नहीं दे सके। तो केवल आपको ये 3 लाइनों में अपनी बात जो है नोटिस के बारे में ये कह देनी है। और मान लो ये 80(2) की छूट इन्होंने तो ले ली, लेकिन डिफेंडेंट को कहना है ये बात, डिफेंडेंट कोई बात कहता है, ठीक है, तो डिफेंडेंट जो है इसमें कोई तर्क उठाता है नोटिस के बारे में, तो वो भी इसमें लिखेगा कि इनको धारा 80 के तहत नोटिस देना चाहिए था। वो इस पॉइंट का हवाला देगा कि इसको धारा 80 के तहत ये 2 महीने का नोटिस देना चाहिए था, और चूंकि 2 महीने का नोटिस नहीं दिया इसलिए प्लेंट खारिज होने योग्य है, इसको डिसमिस करो प्लेंट को। तो आई बात समझ में कि तो नोटिस के बारे में अगर कोई उसमें बात आती है तो नोटिस का भी एक मटेरियल पैरा बना के और लिख देंगे। इसके बाद आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन। मान लीजिए कोई दावा ऐसा है, whenever any contract or any relation between any persons is to be implied from a series of letters, पार्टीज के ये एक आदमी जो है वो कलकत्ता में बैठा है और ये लगातार इस बी आदमी से, ये दिल्ली में है, इससे माल खरीदता रहता है, तो इनके बीच में लेटर जाते रहते हैं। ये ए बी को लेटर लिखता रहता है और बी जो है ए को लेटर लिखता रहता है। अब इनके मध्य का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको गैदर करने के लिए ये जो लेटर्स लिखे गए हैं
इनका हवाला हमको देना जरूरी है कि इस तरह के हमारे व्यापारिक रिलेशन थे। तो व्यापारिक रिलेशन हमारे ऐसे थे। तो लेटेस्ट तो ये जो रूल 12 है कि कोई भी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है या कोई रिलेशन बताना है पार्टीज के बीच में, तो वहाँ हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम ए नंबर ऑफ सर्कमस्टेंसेस, उसमें बहुत सारे लेटर्स की सीरीज है हमारे पास, और हमारे पास नंबर ऑफ सर्कमस्टेंसेस है, मतलब परिस्थितियां बहुत सारी हैं। तो क्या हम उन पूरी परिस्थितियों को लिखेंगे इन लेटर्स में? मान लो हमारे पास तो 50 लेटर्स हैं, तो क्या 50 के 50 लेटर हम प्लेंट में उतारेंगे? तो रूल नंबर 12 कहता है वो सब उतारने की जरूरत नहीं है। और सफिशिएंट टू अलेज सच कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन विदाउट सेटिंग, मतलब उनका जो है वही मटेरियल बात जो है ना उनकी, वो हम लिख देंगे। इम्पोर्टेंट बात 3 लाइनों में लिख देंगे कि इनसे हमारा क्या इस तरह का रिलेशन बन रहा था, या क्या कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था, या क्या सरकमस्टेंसेस थी, क्या कन्वर्सेशन हमारे बीच था। तो वो इम्पोर्टेंट बात जो है वो शॉर्ट में हम लिख देंगे। उसकी पूरी रामायण जो है वो उसमें नहीं गाएंगे हम, वो फिर एविडेंस का विषय है कि हम वो करते रहेंगे। इसके बाद आता है हमारा रूल नंबर 13। ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात करता है कि नीदर पार्टी नीड in any pleading allege any matter of fact which the law presumes in his favor or as to which the burden of proof lies upon the other side unless the same has first been specifically denied. Neither party need in any pleading allege any matter of fact which the law presumes in his favor or as to which the burden of proof lies. तो ये सारी बातें जो हैं बर्डन ऑफ प्रूफ से संबंधित, या ये जो लॉ की प्रिजम्पशन, इन सब के बारे में भी ये बातें जो हैं यहाँ हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में भी हम यहाँ नहीं लिखेंगे जब तक कि कोई स्पेसिफिकली कोई बात डिनाइड नहीं की गई है। जैसे मान लीजिए इसमें एग्जांपल दिया है कंसिडरेशन फॉर ए बिल ऑफ एक्सचेंज where the plaintiff sues only on the bill and not for the consideration as a substantive ground of claim. तो कंसिडरेशन को सब्सटेंटिव यानी मेन ग्राउंड बनाते हुए उसने अगर कोई क्लेम पेश नहीं किया है तो फिर उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और वो लॉ जो है, लॉ की प्रिजम्पशन अपने आप इसमें काम करेंगे और उनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रूल नंबर 3। अब आता है हमारा रूल नंबर ये हमारा 13 है। अब हमारा आता है रूल नंबर 14, प्लीडिंग टू बी साइंड, यानी उस पर साइन किए जाएंगे। अब हमने प्लीडिंग पूरी ड्राफ्ट कर ली, उसमें इन नियमों को ध्यान में रखते हुए उसमें महादेव जी ने अपनी सारी बातें जो है वकील साहब को बता दी, और वकील साहब ने ये हमारा जो प्लेंट है ये पूरा इसमें तैयार ये कर लिया प्लेंट। ठीक है, अब यहाँ लास्ट में महादेव जी के सिग्नेचर होंगे और यहाँ जो है उनके वकील साहब के सिग्नेचर होंगे। तो बाय द पार्टी एंड हिज प्लीडर, तो ये जो पार्टी है ये यहाँ सिग्नेचर करेगी और यहाँ इनका प्लीडर सिग्नेचर करेगा इस लास्ट में एकदम। तो यहाँ अब हमारी पार्टी कौन है इसमें? महादेव जी हैं और हमारे प्लीडर हैं वकील साहब। तो यहाँ हमारी ये महादेव जी और ये हमारे वकील साहब दोनों जो है यहाँ साइन कर देंगे। अब इसमें एक प्रोविजन दे रखा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर ए पार्टी प्लीडिंग इज बाय रीजन ऑफ एब्सेंस और अदर गुड कोच, बाय रीजन ऑफ, मान लो पार्टी एब्सेंट है और अदर गुड कोच कोई अदर दूसरा कोई कारण है, अनेबल टू साइन द प्लीडिंग। अब ये जो हमारी पार्टी है ये साइन नहीं कर पाती, ये मान लो हमारे महादेव जी साइन नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? इट मे बी साइंड बाय एनी पर्सन ड्यूली अथोराइज्ड बाय हिम टू साइन द सेम, यानी हमारा कोई एजेंट है जिसको हमने ड्यूली अथोराइज कर रखा है कि वो हमारी जगह सिग्नेचर कर सकता है, तो ये एजेंट जो है ये महादेव जी की जगह सिग्नेचर कर देगा। तो ये इस तरह हमने ये प्लेंट ड्राफ्ट किया और ये सिग्नेचर हो गए। अब इसके बाद आगे क्या होगा ये, और इसके साथ हम क्या क्या और डॉक्यूमेंट लगाएंगे, तो ये बातें हम जो है रूल नंबर 14A
इसमें हम पढ़ेंगे और साथ में हम ये रूल नंबर 15 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। इसमें रूल नंबर जो 17 है, क्योंकि अब मान लीजिए वकील साहब नए हैं, कुछ कमी रह जाती है तो बाद में हमको अमेंडमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, तो अमेंडमेंट को हमको रूल 17 जो है वो हमको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर इसमें हमने कुछ गलतियां कर दी तो उन गलतियों का इफेक्ट क्या होगा, तो क्या किया जा सकता है इसमें। तो ये जो ऑर्डर 16 है, इसका रूल नंबर 16 है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने कुछ ऐसी गलतियां कर दी तो हमारा डिफेंस स्ट्राइक ऑफ हो सकता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो डिफेंस है वही स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए रूल नंबर 16 जो है कि वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट माना जाएगा कि अगर हम कोई अननेसेसरी बात इसमें लिख देते हैं, कोई स्कैंडलस बात लिख देते हैं, कोई फ्रिवलस और वैक्सीसियस बात लिख देते हैं, रूल नंबर 16 को तो आप रट लेना, ठीक है। तो अगर हम कोई बिना बात की बेतुकी बात अगर अपने इसमें प्लीडिंग में लिख देते हैं तो उससे दावे पर फर्क पड़ेगा, क्लेम पर फर्क पड़ेगा और कोर्ट उसको अननेसेसरी उसमें कुछ कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा अगर डिफेंडेंट है तो उसका जो डिफेंस का राइट है वो कोर्ट स्ट्रक ऑफ कर सकता है। तो इसलिए दावों को, प्लेंट को हमको पूरी तरह अच्छे से उसकी ड्राफ्टिंग आनी चाहिए। तो इस तरह ये आज का वीडियो था। ये हमारा इसका ऑर्डर 6 का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट हम थोड़ा सा और अलग उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही इसमें पढ़ने से थोड़ा सा ये लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। थोड़े से इसमें रूल ज़्यादा थे, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा और सीपीसी आप लोगों को समझ में आ रही है